एवरीवन, तनु मलिक दिस साइड। वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज हम करने वाले हैं विस्टास की पूरी रिवीजन एक ही वीडियो में, और इसमें हम कवर करेंगे समरी एंड लास्ट 10 इयर्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इसके अलावा फ्लेमिंगो के चैप्टर्स और पोएट्री, उनकी भी एक अलग वीडियो बनाई गई है, ऑल रिवीजन इन वन वीडियो, उसको भी आप जरूर देखें। तो लेट्स स्टार्ट। First is, should wizard hit mommy? Let's meet the main characters first. This is Jack, जो कि अपनी डॉटर को डेली कहानियां सुनाता है, और जैक की लिटिल डॉटर, उसका नाम है जो, एंड दिस इज जैक्स वाइफ। और इसका मेन कैरेक्टर है रॉजर स्कंक, और इसके अलावा इसमें कैरेक्टर्स हैं रॉजर स्कंक्स मदर एंड विजर्ड। नाउ लेट्स डू द समरी। एक दिन जैक ने जो को एक स्टोरी सुनाई जिसमें एक लिटिल क्रिएचर था जिसका नाम था रॉजर स्कंक। लेकिन रॉजर स्कंक की एक प्रॉब्लम थी, रॉजर स्कंक में से बहुत गंदी स्मेल आती थी, और उसके बाकी फ्रेंड्स जो लिटिल क्रिएचर्स थे वो उसके साथ खेलते नहीं थे। सो जो रॉजर स्कंक है वो दूर खड़ा देखता रहता था और बहुत ही उदास रहता था। एक दिन वाइज आउल ने रॉजर को एडवाइस दी कि तुम उस विजर्ड के पास जाओ और अपनी इच्छा पूरी कर लो। सो रॉजर स्कंक ने विजर्ड को बताया कि वो चाहता है कि उसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आए, कैसी स्मेल लाइक रोजेस, और विजर्ड उसकी ये इच्छा पूरी कर देता है। विजर्ड रिसाइटेड अ स्पेल एंड ऑल ऑफ अ सडन रॉजर स्कंक वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस। जैसे ही वो विजर्ड जादू करता है उसी टाइम रॉजर स्कंक में से फूलों की खुशबू आने लग जाती है। एंड सी व्हाट हैपेंड नाउ, जितने भी लिटिल क्रीचर्स थे वो सब रॉजर स्कंक के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज ही इज स्मेलिंग सो गुड। और सभी लोग मिलके अब बहुत सारी गेम्स खेलते हैं। अब सारे एनिमल्स भी बहुत खुश हो गए और रॉजर स्कंक भी बहुत खुश हो गया। बट जो रॉजर स्कंक की मदर है उसे बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जैसी स्मेल स्कंक्स में से आनी चाहिए उसे वैसा ही रहना चाहिए था, उसे अपने आप को बदलना नहीं चाहिए था। सो रॉजर की मदर डिसाइड करती है कि वो फिर से विजर्ड के पास उसको लेके जाएगी और उस स्मेल को चेंज करवा देगी। सो रॉजर की मदर फिर से विजर्ड के पास जाती है और विजर्ड के सिर पर जोर से मारती है और विजर्ड को पनिशमेंट भी देती है, और उसी टाइम विजर्ड को बोलती है कि अभी के अभी रॉजर को वापस उसकी स्मेल लौटा दो। सो द विजर्ड सेड ओके, और फिर से अब रॉजर में से वही बैड स्मेल आने लग गई क्योंकि विजर्ड ने फिर से जादू कर दिया। सो दिस इज द स्टोरी जो जैक ने अपनी डॉटर जो को सुनाई। लेकिन जो है उसको इस कहानी का एंड अच्छा नहीं लगा और वो अपने फादर को ऑब्जेक्ट करती है। जो कहती है जब स्कंक की मदर ने गलत किया विजर्ड के साथ, विजर्ड की इसमें कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसकी मदर ने उसको मारा। सो विजर्ड शुड ऑल्सो हिट बैक स्कंक्स मदर। तो वो कहती है कि विजर्ड को भी स्कंक की मदर को मारना चाहिए था। बट जैक इस बात को मना कर देता है और कहता है कि पेरेंट्स हमेशा बच्चों का भला ही सोचते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। नाउ लेट्स डू द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, What was the basic tale और plot of stories told by Jack? जो भी स्टोरीज जैक अपनी डॉटर को सुनाता था उसका बेसिक प्लॉट क्या रहता था? सो द आंसर इज, जैक जो भी कहानी सुनाता था उसमें एक स्मॉल क्रीचर होता था जिसका यूजुअली नाम होता था रॉजर, और हमेशा उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी और उस प्रॉब्लम को लेके वो उस वाइज ओल्ड आउल के पास जाता था, और वो आउल हमेशा उसको एडवाइस करता था कि वो विजर्ड के पास जाए और विजर्ड उसकी हेल्प जरूर करेगा। सो विजर्ड रॉजर की हेल्प कर देता था। कैसे? क्योंकि उसको जादू आता था। बट जो विजर्ड था वो कुछ पैसे भी चार्ज करता था। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लॉट ऑफ मिस्टर जैक स्टोरीज। क्वेश्चन नंबर 2, दिस क्वेश्चन केम इन 2017. What problem did Roger Skunk face when he went to play with his friend and how did he solve it? So उसको कौन सी प्रॉब्लम थी रॉजर स्कंक को और वो कैसे सॉल्व हुई? सो द आंसर इज, रॉजर स्कंक की मेन प्रॉब्लम थी कि उसमें से बहुत ही बुरी स्मेल आती थी, और जैसे ही वो बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाता था वो सभी भाग जाते थे। इस वजह से रॉजर के साथ कोई नहीं खेलता था, सो उसे दूर अकेले खड़े रहना पड़ता था, और जब वो अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा खेलते देखता था तो फिर वो रोता था। सो इसका सोल्यूशन कैसे हुआ? वो एक विजर्ड के पास गया और विजर्ड ने जादू से उसकी स्मेल रोजेस में बदल दी थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस केम इन 2015. सो द क्वेश्चन इज, रॉजर स्कंक आउल के पास क्यों जाता था और आउल ने उसको क्या एडवाइस दी थी? सो यहाँ पे
क्वेश्चन में आउल के बारे में पूछा है तो हम सिर्फ आउल के बारे में ही बताएंगे, विजर्ड के बारे में नहीं बताएंगे कि विजर्ड ने क्या किया। आंसर इज रॉजर स्कंक में से बहुत गंदी स्मेल आती थी और जब भी वो बाहर खेलने जाता था तो उसके बाकी फ्रेंड्स लिटिल क्रीचर्स को देखकर वहां से भाग जाते थे। ये सब देखकर वो बहुत उदास हो जाता था और उसे बहुत ही ह्यूमिलिएशन फील होती थी। सो रॉजर स्कंक चाहता था कि किसी तरह से उसकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकले। सो वो डिसाइड करता है कि वो उस वाइज ओल्ड आउल के पास जाएगा और जब वो उस आउल के पास गया तो उसने उसे एडवाइस किया था कि वो उस विजर्ड के पास जाए। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट केम रिसेंटली इन 2019। हाउ वाज द स्कंक स्टोरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टोरीज टोल्ड बाय जैक? जैक डेली अपनी डॉटर को एक स्टोरी सुनाता था तो बाकी स्टोरीज में से स्कंक की स्टोरी डिफरेंट क्यों थी? इन अदर स्टोरीज एक क्रीचर का नाम होता था रॉजर विच इज ऑल्सो सेम। वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके उस ओल्ड आउल के पास जाता था और सिमिलरली वो ओल्ड आउल उसको एडवाइस करता था कि वो विजर्ड के पास जाए और विजर्ड उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता था। कैसे? जादू से। लेकिन इस कहानी में क्या हुआ था कि जैसे ही विजर्ड ने जादू से उसकी स्मेल को रोजेस में बदल दिया, स्कंक की मदर ने विजर्ड को हिट किया और उसको क्या बोला कि स्कंक की जो स्मेल है उसे वो वापस करे। सो दिस इज द डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इट केम ट्वाइस इन 2009 एंड 2012। हाउ डिड द विजर्ड हेल्प रॉजर स्कंक? विजर्ड ने रॉजर स्कंक की हेल्प कैसे की? अब आपको लग रहा होगा कि बार बार सेम आंसर रिपीट हो रहे हैं, बट नो, क्वेश्चन आंसर्स ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। हर किसी को प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सो जब रॉजर विजर्ड के पास हेल्प के लिए गया, विजर्ड ने रॉजर स्कंक से पूछा कि वो क्या चाहता है। सो रॉजर सेड कि मेरी जो स्मेल है वो बहुत ही बैड है, मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर से रोजेस जैसी खुशबू आए। सो ये सुनने के बाद विजर्ड ने अपनी जादू की छड़ी उठाई जिसे बोलते हैं मैजिक वॉन्ड एंड चांटेड अ स्पेल, और उसने कुछ वर्ड्स बोले, कोई मंत्र पढ़ा और जादू कर दिया। एंड ऑल ऑफ अ सडन, और एकदम से विजर्ड के घर से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। कौन सी खुशबू थी वो? द स्मेल ऑफ रोजेस। और अब रॉजर स्कंक के अंदर से कोई भी बैड स्मेल नहीं आ रही थी क्योंकि उसके ऊपर जादू हो चुका था, उसमें से खुशबू आ रही थी रोजेस की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट केम इन 2008, 9, 12, 15, 19, 20, 10 and 13. So this is the most repeated question. Please practice it carefully. Question is, how did Joe want the story to end and why? जब जैक ने जो को स्टोरी का पूरा एंड सुना दिया था उसके बाद भी जो सेटिस्फाइड नहीं थी, तो वो क्या चाहती थी? आंसर इज रॉजर स्कंक्स मदर हिट द विजर्ड फॉर नो रीजन। जब विजर्ड ने रॉजर स्कंक की स्मेल को चेंज करके स्मेल ऑफ रोजेस में ला दिया था तो रॉजर स्कंक की मदर ने विजर्ड को हिट किया था, जबकि विजर्ड की उसमें कोई गलती नहीं थी। सो जो चाहती थी कि कहानी का एंड कुछ इस तरह से होना चाहिए था कि जब विजर्ड को मार पड़ी, विजर्ड को भी रॉजर स्कंक की मदर को मारना चाहिए था। सो जो को लगता था ये इस कहानी का ज्यादा अच्छा कंक्लूजन होता। क्वेश्चन नंबर 7, इट केम इन 2019। हाउ कैन वी से दैट जैक इज अ डोमिनेंट मेल? डोमिनेंट मीन्स जो अपनी ही चलाता हो, जो किसी और की नहीं सुनता और जो फीमेल मेंबर्स को डोमिनेट करता है। जितने भी एल्डर्स होते हैं वो चाहते हैं कि जो लोग उनसे छोटे हैं वो सभी एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें। इसी तरह से जैक भी चाहता था कि जितने भी यंगर्स हैं वो अपने सभी एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें। और जैक के अकॉर्डिंग एक यंग वन को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो उनके बड़े हैं उनको मारा जाए या उनको कोई पनिशमेंट मिले, जैसा कि जो सोच रही थी। और इस तरह से जैक जो को इम्प्रेस करना चाहते थे और उसे ये रियलाइज करवाना चाहते थे कि बड़े हमेशा अपनी जगह ठीक होते हैं। सो इन दिस वे जैक अपीयर्स टू बी अ डोमिनेंट मेल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन इज, आपको क्या लगता है कि इस कहानी की बेटर एंडिंग कौन सी थी? जो एडवाइस कर रही थी वो, या जैसा जैक ने उस कहानी को एंड किया वो? तो आप दोनों ही तरह से इस आंसर को लिख सकते हैं। आप जो के फेवर में भी लिख सकते हैं और जैक के फेवर में भी। यहाँ पर हमने जो के फेवर में लिखा है, इन माई ओपिनियन द एंडिंग सजेस्टेड बाय जो साउंड्स लॉजिकल। हमें जो का ओपिनियन है वो लॉजिकल लगा क्योंकि रॉजर स्कंक की मदर ने विजर्ड को बिना किसी बात के मारा और ये बहुत ही नेचुरल सी बात थी कि विजर्ड को भी उसकी मदर को वापस हिट करना चाहिए था क्योंकि उसके पास वो जादू की छड़ी भी थी और वो एक बहुत अच्छा जादूगर भी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। इट केम ट्वाइस इन 2010 एंड 2017। रॉजर स्कंक की मदर रॉजर स्कंक से गुस्सा क्यों हो गई थी और
उन्होंने फिर से उसे क्या करने के लिए कहा। सो द आंसर इज रॉजर स्कंक से बहुत ही बैड स्मेल आती थी, तो वो विजर्ड के पास गया और उसने उस स्मेल को चेंज करवा लिया और अब उसमें से रोजेस की खुशबू आ रही थी। बट इस बात पर रॉजर स्कंक की मदर को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो चाहती थी हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहना चाहिए। शी वॉन्टेड हिम टू स्मेल लाइक स्कंक्स। सो वो फिर से रॉजर स्कंक को उस विजर्ड के पास लेके जाती है और उसे बोलती है कि उसे उसकी वो ओल्ड स्मेल वापस कर दे। क्वेश्चन नंबर 10, इट केम इन 2018। नेक्स्ट डे जो अपने फादर से उस कहानी का कौन सा एंड सुनना चाहती थी और इस चीज पर उसके फादर का क्या रिएक्शन था। नेक्स्ट डे जो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसके फादर उसको स्टोरी सुनाएंगे कि जो विजर्ड है उसने वापस रॉजर की मदर को हिट किया, लेकिन जैक इस फेवर में नहीं थे, वो ऐसा उसको बिल्कुल नहीं सुनाते क्योंकि जैक खुद एक पेरेंट है, तो वो अपनी डॉटर को ऐसी कहानी नहीं सुनाना चाहते जिसमें किसी की मदर की इंसल्ट हुई हो या उसको हिट किया गया हो। और जैक का मानना था कि पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कभी भी गलत नहीं सोच सकते। नाउ दीज आर लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ डिड द वुडलैंड क्रिएचर्स रिएक्ट टू द स्कंक्स न्यू स्मेल। पहले स्कंक में से बहुत बैड स्मेल आती थी और अब वो विजर्ड के पास जाके स्मेल ऑफ रोजेस ले आया, तो उसके जो बाकी फ्रेंड्स थे उनका क्या रिएक्शन था। सो जब रॉजर स्कंक जंगल में अपने बाकी फ्रेंड्स से मिलने पहुंचा उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। सो उसके सभी फ्रेंड्स जो पहले उसको देखकर दूर भाग जाया करते थे अब उन्हें उसकी स्मेल बहुत अच्छी लग रही है और वो सभी रॉजर स्कंक के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और आज वो मिलके बहुत सारी गेम्स इकट्ठे खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ऑपोजिट है। अभी रॉजर स्कंक में से स्मेल ऑफ रोजेस आ रही है, लेकिन जब उसकी मदर उस पर गुस्सा होती है और फिर से स्मेल को चेंज करवा लाती है विजर्ड से जो उसकी रियल स्मेल है, तो अब जो उसके बाकी फ्रेंड्स हैं उनका क्या रिएक्शन है। सो आंसर इज रॉजर स्कंक के सभी एनिमल्स रॉजर स्कंक के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि अब उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, लेकिन बाद में फिर से रॉजर स्कंक की मदर उसको ले जाके विजर्ड के पास उसकी खुशबू चेंज करवा देती है। तो अब फिर से सारे एनिमल्स को पता चल जाता है कि इसमें से फिर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, बट अब तक इन सभी एनिमल्स को रॉजर स्कंक की स्मेल की हैबिट हो चुकी है, दे बिकेम हैबिचुअल, तो वो सभी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके साथ खेलते रहते हैं और उसकी स्मेल को बिल्कुल भी माइंड नहीं करते। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो नेक्स्ट इज अ वेरी शॉर्ट प्ले ऑन द फेस ऑफ इट। इस प्ले की खास बात ये है कि इसमें 3 सीन्स हैं और 3 ही कैरेक्टर्स हैं। द मेन कैरेक्टर्स आर मिस्टर लैम्ब, डेरी एंड डेरीज मदर। नाउ वी विल डू समरी। सो दिस प्ले हैज ओनली 3 कैरेक्टर्स और आपको बताया कि इसमें सिर्फ 3 सीन्स हैं। जो फर्स्ट सीन है वो मिस्टर लैम्ब के गार्डन में होता है, सेकेंड सीन जो डेरी है वो अपने घर जाता है और थर्ड सीन फिर से मिस्टर लैम्ब के गार्डन में होता है। मिस्टर लैम्ब एक बूढ़े आदमी थे और उन्होंने वॉर में अपनी एक लेग खो दी थी और उसकी जगह पर अब उन्होंने एक टिन की लेग लगवाई हुई है। मिस्टर लैम्ब अपने घर में अकेले रहते हैं और उनके घर के आगे एक बहुत बड़ा गार्डन भी है। मिस्टर लैम्ब के घर के आसपास जितने भी लोग रहते हैं उन्होंने उनके बारे में बहुत सारे र्यूमर्स फैलाए हुए हैं कि ये थोड़ा पागल किस्म का इंसान है और कोई भी उनके घर कभी भी मिलने नहीं आता। और जो भी वहां पर बच्चे खेलते हैं वो उनको बुलाते हैं लेमी लैम्ब। लेमी लैम्ब क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उनकी एक लेग नहीं है, एक लेग टिन की है। यहाँ पर दूसरा कैरेक्टर है डेरी। जैसे मिस्टर लैम्ब को फिजिकल इम्पेयरमेंट है इसी तरह से डेरी को भी फिजिकल इम्पेयरमेंट है। डेरी एक 14 साल का छोटा सा बच्चा है। डेरी का फेस एक साइड से बिल्कुल जला हुआ है और वो दिखने में बहुत ही बुरा लगता है और उसके आसपास के लोग जब भी उसको देखते हैं तो वो उसको देखकर बहुत ही अजीब से एक्सप्रेशन देते हैं क्योंकि उसका फेस जला हुआ है। और जब वो लोगों का ऐसा रिएक्शन देखता है कि लोग उसको देख के कैसे कैसे मुंह बना रहे हैं तो वो अपनी लुक्स को लेकर बहुत ही कॉन्शियस हो जाता है और इस तरह से वो बहुत ही मेंटल पेन में है। सभी लोगों का ऐसा रिएक्शन देखकर डेरी अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन डेरी मिस्टर लैम्ब के गार्डन में आता है। उसे लगा था कि शायद वहां पर कोई नहीं रहता, लेकिन मिस्टर लैम्ब उसको गार्डन में अंदर आते हुए देख लेते हैं और जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो दोनों आपस में बहुत ही अच्छे से बातचीत करते हैं और डेरी मिस्टर लैम्ब की बातों से बहुत इंप्रेस हो जाता है क्योंकि मिस्टर लैम्ब एक पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने डेरी को देखकर बिल्कुल भी फेसेस नहीं बनाए और उसको बहुत एनकरेज किया कि वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकता है। सो डेरी फाइनली डिसाइड
डिसाइड करता है कि वो फिर से मिस्टर लैम के पास जाएगा और उनके साथ कुछ और वक्त बिताएगा, क्योंकि डेरी उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहा था। सो डेरी मिस्टर लैम के घर से फटाफट अपनी मदर के पास जाता है, उन्हें ये बताने के लिए कि उसे मिस्टर लैम बहुत अच्छे लगे, बहुत इनकरेज किया और अब वो फिर से उनके पास वापस जा रहा है उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। बट जैसे ही थर्ड सीन में डेरी फिर से मिस्टर लैम के घर जाता है, वो देखता है कि मिस्टर लैम इज ऑलरेडी डेड। मिस्टर लैम की तब तक डेथ हो चुकी थी। सो इस पूरे प्ले में 3 सीन्स आए हैं। फर्स्ट इज जब डेरी मिस्टर लैम के गार्डन में जाता है और उनसे पहली बार मिलता है तो वो उनसे बहुत इंप्रेस हो जाता है। सेकेंड, जब डेरी अपने घर जाता है वापस अपनी मदर के पास उनको ये बताने के लिए कि वो मिस्टर लैम के साथ और वक्त बिताना चाहता है। एंड थर्ड इज जब वो अपने घर से वापस फिर से मिस्टर लैम के गार्डन जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्ले। नाउ वी आर डूइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इट केम इन 2012. What peculiar things does Derry notice about the old man Mr. Lamb? जब डेरी पहली बार मिस्टर लैम के घर गया तो उन्होंने कौन कौन सी डिफरेंट चीजें ऑब्जर्व की। सो डेरी ने ऑब्जर्व किया कि जो मिस्टर लैम है वो काफी बूढ़े हो चुके हैं और मिस्टर लैम के घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। मीन्स एवरीबडी इज वेलकम इन हिज गार्डन, जबकि कोई भी उनके घर नहीं आता था। एक और चीज नोटिस की डेरी ने कि उनके घर में कोई भी कर्टेन्स नहीं लगे थे। सो दीज आर द थिंग्स जो डेरी को बहुत ही डिफरेंट लगी। क्वेश्चन नंबर 2, इट केम ट्वाइस इन 2011 and 2020. Question is, why does Mr. Lamb leave the gate of his house always open? मिस्टर लैम अपने घर का दरवाजा हमेशा ही खुला क्यों रखते थे? So the answer is, मिस्टर लैम इज अ लोनली पर्सन। मिस्टर लैम बहुत बूढ़े थे और उस घर में बिल्कुल अकेले रहते थे। सो मिस्टर लैम चाहते थे कि लोग उनके घर में आए और कोई तो हो जिनके साथ वो बात कर सके। सो दैट इज वाई वो अपने घर का गेट हमेशा खुला रखते थे। इसका सिग्नल था दैट एवरीबडी इज वेलकम इन हिज हाउस। क्वेश्चन नंबर 3, इट केम इन 2017. व्हाट काइंड ऑफ गार्डन डज मिस्टर लैम हैव? व्हाई डज ही लाइक इट? मिस्टर लैम के घर के आगे जो गार्डन था वो किस चीज का था और मिस्टर लैम उसको क्यों पसंद करते थे? सो आंसर इज, मिस्टर लैम हैज अ लवली गार्डन और उस गार्डन में क्या क्या था? इट हैज एप्पल ट्रीज, फ्लावर्स एंड हर्ब्स इन इट। देयर इज अ बी हाइव बिहाइंड द ट्रीज। बी हाइव क्या होता है? मधुमक्खियों का छत्ता। और वो अपने गार्डन का गेट हमेशा ओपन रखते थे और उन्हें ये गार्डन बहुत ज्यादा इसलिए पसंद था क्योंकि वो यहाँ पर सन में बैठते थे, बुक्स पढ़ते थे, पेड़ के ऊपर चढ़ते थे और पके हुए एप्पल्स को भी तोड़ लेते थे। He also likes to see the butterfly and bees buzzing. मिस्टर लैम को लगता था कि यही हमारी रियल लाइफ है कि हम नेचर की कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इट केम इन 2009. डेरी मिस्टर लैम को बताता है कि वो अपने आप को शीशे में देखने से डरता है। क्यों? सो द आंसर इज, डेरी हैज अ बर्न फेस। डेरी का फेस एक साइड से बिल्कुल जला हुआ था। क्यों? क्योंकि उसके फेस पर एसिड गिर गया था और इसकी वजह से अब उसका फेस बहुत ही अगली लगता है और सभी लोग उसको देखकर अलग अलग से फेसेस बनाते हैं जिससे उसे बहुत बुरा फील होता है। एक बार एक लेडी ने डेरी को देखकर ये कहा था कि ऐसे फेस को तो सिर्फ उसकी मदर ही प्यार कर सकती है। इसीलिए डेरी ने मिस्टर लैम को बताया था कि उसे खुद को शीशे में देखने से बहुत डर लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, इट केम इन 2008. हाउ डज मिस्टर लैम ट्राई टू रिमूव द बेसलेस फियर्स ऑफ डेरी? मिस्टर लैम डेरी को हमेशा ही एनकरेज करते हैं और बहुत इंस्पायर करते हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर ये जो डर है ये बिल्कुल बेसलेस है, मींस इनकी कोई भी खास वजह नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं डेरी को कि तुम बिल्कुल बाकी लोगों जैसे ही हो, तुम्हारे भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आईज हैं, 2 ईयर्स हैं, टंग है और ब्रेन भी है। तो इस तरह से तुम जो भी चाहते हो तुम वो कर सकते हो। एंड इफ ही हैज अ फर्म माइंड, अगर उसका माइंड बहुत शार्प है तो इनफैक्ट वो बाकियों से भी बहुत अच्छा कर सकता है। सो इस तरह से मिस्टर लैम ने डेरी के सारे बेसलेस फियर्स को खत्म करने की कोशिश की और इसको रियलाइज करवाया कि वो भी बाकी लोगों जैसा ही है और इनफैक्ट वो बाकी लोगों से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, इट केम इन 2009. जब डेरी मिस्टर लैम के पास गया तो उसे मिस्टर लैम की कौन सी क्वालिटीज ने अट्रैक्ट किया? ऐसे क्या खास बात थी मिस्टर लैम में?
डेरी को मिस्टर लैम बाकियों से बहुत ही अलग लगे। क्यों? क्योंकि जब मिस्टर लैम ने डेरी को पहली बार देखा तो उन्होंने कोई भी फेसेस नहीं बनाए और वो उनके जले हुए फेस को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए। इनफैक्ट उन्होंने डेरी को बहुत इनकरेज किया और उसे बोला कि तुम इस पूरे वर्ल्ड को बहुत ही ब्रेवरी के साथ फेस कर सकते हो। और मिस्टर लैम के यही एनकरेजिंग और इंस्पायरिंग वर्ड्स से जिसकी वजह से डेरी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। इट केम इन 2018। जब डेरी अपने घर वापस आया तो उसकी मदर क्यों नहीं चाहती थी कि वो वापस मिस्टर लैम से मिलने जाए। डेरी की मदर इससे पहले कभी भी मिस्टर लैम से मिली नहीं थी और उन्होंने बाकी लोगों से सुना था कि जो मिस्टर लैम है वो एक वर्थलेस पर्सन है और उनका कहना था कि वो सिर्फ नॉनसेंस बातें करते हैं और इनफैक्ट बाकी लोग तो उन्हें एक्सेंट्रिक भी बोलते हैं, मींस पागल। इसी वजह से डेरी की मदर नहीं चाहती थी कि वो मिस्टर लैम के घर वापस जाए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इट केम इन 2012. How does Mr. Lamb keep himself busy when it is bit cool? Mr. Lamb अपने आप को कैसे बिजी रखते थे? When it is bit cool means जब सुबह और शाम का टाइम होता था और मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता था तब मिस्टर लैम अपने गार्डन में एक सीढ़ी और एक स्टिक लेके आते थे और अपने आप को बिजी रखते थे क्योंकि वो उस टाइम क्रैब एप्पल्स को तोड़ते थे अपने गार्डन में। और कौन से वाले एप्पल्स को? जो पूरी तरह से राइप हो चुके होते थे, पक जाते थे। क्वेश्चन नंबर 9। इट केम इन 2013. So the question is, अगर आपको एक मौका दिया जाए आपको इस स्टोरी ऑन द फेस ऑफ इट की एंडिंग कुछ और करनी है तो आप इसकी एंडिंग क्या करोगे? क्योंकि इस स्टोरी की एंडिंग है कि जब डेरी अपने घर से वापस मिस्टर लैम के घर आता है तो मिस्टर लैम की डेथ हो चुकी होती है। तो एंडिंग कैसी है? सैड एंडिंग है। तो हम इसकी एंडिंग कुछ और भी कर सकते हैं। सो आंसर इज, अगर मुझे एक मौका मिले इस स्टोरी की एंडिंग को चेंज करने का, I would have kept the character of Mr. Lamb alive. अगर मुझे मौका मिला होता तो मैं मिस्टर लैम के कैरेक्टर को जिंदा रखता। मिस्टर लैम एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान हैं और उन्होंने डेरी की हर तरह से मदद की कि वो उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर सके। किस चीज के लिए? ताकि वो अपनी जिंदगी भी अच्छे से जी सके और आसपास के लोगों को भी फेस कर सके। अगर मिस्टर लैम को जिंदा रखा जाता तो वो और भी ज्यादा डेरी की हेल्प कर सकते थे और उसको लाइफ में गाइड कर सकते थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन number 10. This is the last question of this play. It is very important. It came in latest 2020 exam. What is common between Derry and Mr. Lamb? डेरी और मिस्टर लैम में क्या चीजें कॉमन थी? सो आंसर इज, बोथ आर विक्टिम्स ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट। दोनों को ही कोई ना कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट थी। मिस्टर लैम की एक लेग नहीं थी और जो डेरी है उसका वन साइड फेस जला हुआ था। मिस्टर लैम ने अपनी एक लेग खो दी थी लड़ाई में और कोई भी उनके घर उनको विजिट नहीं करता था। इसी तरह से जो डेरी है उसकी भी कंडीशन बिल्कुल सिमिलर है। डेरी का फेस एक साइड से जला हुआ है, इसीलिए सभी लोग उससे दूर रहते हैं और उसको देख के बहुत अलग अलग फेसेस बनाते हैं। सो डेरी एंड मिस्टर लैम दोनों की कंडीशन एक जैसी है और उनका मेंटल पेन भी एक जैसा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनको इस फिजिकल इम्पेयरमेंट की वजह से बिल्कुल अकेला रहना पड़ता है क्योंकि कोई भी उनसे बात नहीं करना चाहता और ना ही उनसे मिलना चाहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्ले। प्लीज प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल। ओ लेवल एक एग्जामिनेशन है जिसे इवांस ट्राई करना चाहता है और इवांस कौन है? एक प्रिजनर है जो कि जेल में बंद है, तो वो जेल से ही इस एग्जाम को देना चाहता है। लेट्स मीट इट्स मेन कैरेक्टर्स। फर्स्ट मेन एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज जेम्स इवांस जो कि एक प्रिजनर है। नेक्स्ट, दीज आर टू प्रिजन ऑफिसर्स, मिस्टर जैक्सन एंड मिस्टर स्टीफेंस, and one is secretary of the examination board and next the governor of Oxford prison जिसमें इवांस एक प्रिजनर है। अब क्योंकि इवांस एग्जाम देने आता है तो वहां पर एक इन्विजिलेटर भी आएगा जेल में और उसका नाम है मैकलेरी। इसके अलावा दो और कैरेक्टर हैं, मिस्टर कार्टर एंड मिस्टर बेल। उनमें से एक है डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट एंड डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर। नाउ लेट्स डू द समरी। मेन कैरेक्टर जेम्स इवांस जो कि एक जेल में बंद है, वो जेल से ही एक क्वालिफिकेशन करना चाहता है। कौन सी क्वालिफिकेशन? ही वांट्स टू टेक द ओ लेवल। ओ लेवल की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट इन सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि जर्मन लैंग्वेज में होता है। इस एग्जाम को वो करना चाहता है। सो उसे इस चीज की इजाजत मिल जाती है कि वो इस एग्जाम को दे सकता है जेल से ही। तो 10 मंथ्स तक एक जर्मन टीचर जेल में ही उसे पढ़ाने आता है और फिर इस एग्जाम को देने के लिए जेल में ही एग्जामिनेशन ली जाती है। सो इस एग्जाम के लिए एक इन्विजिलेटर को चूज किया जाता है
जो है मिस्टर मैक्लेरी। मैक्लेरी जो कि एक पार्सन है, पार्सन का मतलब होता है जो चर्चमैन होते हैं, ये क्लर्जी होते हैं। सो ये इस एग्जामिनेशन में इन्विजिलेटर की ड्यूटी देंगे। इवांस पहले भी 3 बार जेल को तोड़ के भाग चुका है, इसीलिए गवर्नर ने खुद सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की हैं ताकि इस बार इवांस किसी भी तरह भाग ना पाए। सो इसके लिए गवर्नर ने क्या क्या इंतजाम किए हैं। सबसे पहले इवांस की प्रिजन में एक डिवाइस लगाई गई है जिससे वहां पर जितनी भी बातें होंगी वो गवर्नर को डायरेक्ट सुन जाएंगी। सेकेंड, वहां पर 2 प्रिजन ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है, जब तक वो एग्जाम चलेगा वो उस पर निगरानी रखेंगे। अब एग्जाम खत्म हो चुका है और कोई भी गड़बड़ नहीं होती और जो पार्सन है वो एग्जामिनेशन का सारा सामान लेकर वहां से चला जाता है। बट जैसे ही इन्विजिलेटर वहां से चला जाता है, इस बात का शोर मच जाता है कि इवांस ने इन्विजिलेटर का भेष बदल लिया था और जो वहां से गया है वो इन्विजिलेटर नहीं है, वो इवांस है जो वहां से भाग गया। तो जो इन्विजिलेटर था वो कहाँ है? इन्विजिलेटर को इवांस ने बहुत बुरी तरह से जख्मी करके वहीं प्रिजन में छोड़ दिया है। सो अभी तक क्या सामने आया है कि इवांस वहां से भाग गया है और जो वो क्लर्जी मैन था उसको वहीं पर सेल में छोड़ दिया है। अब जो पुलिस ऑफिसर हैं जो पीछे क्लर्जी मैन रह गया है उससे पूछताछ करते हैं, तो वो कहता है मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि जो इवांस है वो कहाँ पर मिलेगा। उसी टाइम उस क्लर्जी मैन को लेकर पुलिस वैन में ले जाया जाता है ताकि वो इवांस को उसकी मदद से पकड़ सके। जो पार्सन है उसके सिर से बहुत खून बह रहा है, इसलिए उसे रास्ते में ही एक हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाता है। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि जिस क्लर्जी मैन को उन्होंने वहां पर छोड़ा था वो तो उस हॉस्पिटल तक पहुंचा ही नहीं। अब फिर से कहानी में ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट क्या है? जो जेल में पीछे रह गया था जिसे ये माना जा रहा था कि ये मिस्टर मैक्लेरी है और इसे इवांस ने मारा है, रियलिटी में वो खुद इवांस था और उसे पुलिस वालों ने खुद ही जेल से बाहर निकाला। किस लिए? ताकि वो उस भागे हुए प्रिजनर को पकड़ा सके। लेकिन जो वो जख्मी इंसान था वो खुद ही इवांस था। पुलिस वालों ने खुद ही उसे हॉस्पिटल उतारा और फाइनली इवांस वहां से भाग गया। सो द मिस्ट्री इज कि इवांस के सर से वो इतना खून कैसे बह रहा था। एक्चुअली वो इवांस का ब्लड नहीं था, वो किसका ब्लड था? इट वॉज द ब्लड ऑफ पिग और उसे उस ट्यूब में भरा गया था जो कि मिस्टर मैक्लेरी अपने बैठने के लिए लाए थे। अब इसके बाद एक और सच सामने आया। जो मिस्टर मैक्लेरी इन्विजिलेशन के लिए आए थे वो एक रियल क्लर्जीमैन नहीं थे। जो एक रियल पर्सन था उसे तो मैक्लेरी ने कहीं पर बंदी बनाया हुआ था। तो जो पेपर लेने आया था वो कौन था? वो इवांस का ही एक फ्रेंड था। लेकिन एंड में गवर्नर आखिर इवांस को एक होटल में पकड़ ही लेते हैं और उसी वक्त इवांस को हथकड़ी लगाई जाती है और एक पुलिस ऑफिसर के साथ प्रिजन वैन में बिठा दिया जाता है। तो इस तरह से फाइनली इवांस पकड़ा ही गया। लेकिन फिर से इवांस एक बहुत अच्छी चाल खेल जाता है। अब क्या ट्विस्ट है? जो प्रिजन ऑफिसर है जिसके हवाले इवांस को किया गया है और वो जो प्रिजन वैन है वो दोनों ही इस प्लान में शामिल थे। और ये प्लान किसने बनाया था? ये प्लान बनाया था इवांस के फ्रेंड्स ने। इवांस पहले भी जेल से 3 बार भाग चुका था और इस बार फिर वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गया, इसीलिए उसको एक फ्री बर्ड बोला जाता है। और जो जेल के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो उसको बुलाते हैं इवांस द ब्रेव। This is the end of the story. Now let's do the question answers. Question number 1, it came in recent 2019 exams. Question is, what kind of person was Evans? So the answer is, Evans was quite a pleasant sort of person. Evans हमेशा बहुत ही खुश रहता था, but he was suffering from congenital kleptomaniac. ये एक ऐसी डिजीज होती है जो बाय बर्थ होती है और इसमें जिसको भी ये डिजीज होती है उसे चोरी करने की आदत होती है। So Evans को भी ये डिजीज थी और वो हमेशा चोरी करता हुआ पकड़ा भी जाता था और फिर उसे जेल भेज दिया जाता था। लेकिन इवांस बहुत ही चालाक था, वो किसी ना किसी तरह से जेल से भाग जाता था। पहले भी वो 3 बार भाग चुका था और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो उसे जेल से भागने में हेल्प करते थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। इट केम इन 2015, 9 एंड 2019। इवांस एक एग्जामिनेशन देना चाहता था तो उस एग्जामिनेशन को जेल में करवाया गया। उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखे गए ताकि इवांस जेल से भाग ना सके। सो द आंसर इज, सबसे पहले तो जो एग्जामिनेशन है उसको जेल में ही अरेंज करवाया गया और जैसे ही एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया उसके सेल को बाहर से लॉक कर दिया गया ताकि इवांस वहां से भाग ना सके। और थर्ड इज, गवर्नर ने डिसाइड किया कि 2 प्रिजन ऑफिसर्स को वहां ड्यूटी पर रखा जाएगा जब तक वो एग्जाम ओवर नहीं हो जाता।
और जिस टाइम पर वो एग्जाम चल रहा था वहां पर इन्विजिलेटर की ड्यूटी भी लगाई गई। कौन आया था इन्विजिलेशन ड्यूटी पर? मिस्टर मैक्लेरी। एंड फिफ्थ इज एक डिवाइस फिट की गई जिससे उस सेल में जो भी बातें हो रही थी वो डायरेक्ट गवर्नर को सुन रही थी। तो पूरा इंतजाम बहुत ही अच्छे से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, ये रिसेंट 2019 में आया था। ऐसे कौन से फैक्ट्स थे जिसकी वजह से अथॉरिटी ने इवांस को वो एग्जाम में अपीयर होने के लिए अलाउ कर दिया? इवांस एक बहुत ही खुश रहने वाला इंसान है और वो किसी भी तरह से अपने बिहेवियर में वायलेंट नहीं है और पहले भी उसका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रहा जिसने उसने किसी तरह की वायलेंस क्रिएट की हो। और रिसेंट जब वहां जेल में क्रिसमस कॉन्सर्ट हुआ था तो उसमें भी वो बहुत ही बड़ा स्टार बन गया था, सभी लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था। तो ये सारे फैक्ट्स थे जिसकी वजह से जो अथॉरिटीज थी वो बहुत इम्प्रेस थी और उन्होंने इवांस को अलाउ कर दिया कि वो ओ लेवल जर्मन एग्जाम दे सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इट केम इन 2016। जेल में ही इवांस को पढ़ाने के लिए एक जर्मन टीचर आता था। इवांस को पढ़ाने के बाद उसका क्या ओपिनियन था इवांस के बारे में कि क्या वो इस एग्जाम को क्लियर कर लेगा या नहीं? सो द आंसर इज, जो जर्मन टीचर इवांस को पढ़ाने के लिए जेल में आते थे उनका इवांस की जर्मन प्रोफिशिएंसी के बारे में कोई अच्छी राय नहीं थी। उनका मानना था कि कोई चांस ही नहीं है कि इवांस इस एग्जाम को पास कर लेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इट केम इन 2016। सो द क्वेश्चन इज, गवर्नर ने सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड को इवांस के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी? सो गवर्नर ने बताया कि इवांस का कोई भी वायलेंस का रिकॉर्ड नहीं है, ये बहुत ही खुश रहने वाला इंसान है और जो रिसेंट क्रिसमस कॉन्सर्ट हुआ था उसमें भी एक स्टार बन गया था। बट इवांस की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कंजेनिटल क्लिप्टोमैनिया। सो दीज आर द थिंग्स जो गवर्नर ने सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड को एक्सप्लेन की थी इवांस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, इट केम इन रिसेंट 2020, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई डिड द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्स इवांस द ब्रेक? सारे प्रिजन ऑफिसर्स इवांस को इस नाम से क्यों बुलाते थे? सो द आंसर इज, इवांस को एक प्रॉब्लम थी, कंजेनिटल क्लिप्टोमैनिया, मींस चोरी करने की आदत थी और जब भी वो चोरी करता था पकड़ा जाता था और उसे जेल में डाल दिया जाता था। बट फिर भी वो वहां से 3 टाइम्स भाग चुका था कि कोई भी सिचुएशन हो इवांस किसी ना किसी तरह से जेल से भाग ही जाता है, इसीलिए उसको एक नेम मिला हुआ था, इवांस द ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट केम इन 2010 एंड 2020। जब इवांस का एग्जाम स्टार्ट हो गया था तो मिस्टर जैक्सन ने उसे उसकी हैट उतारने के लिए कहा था, लेकिन इवांस ने इसके लिए मना कर दिया था। क्यों? सो द आंसर इज, एग्जामिनेशन वाले दिन इवांस एग्जाम के लिए रेडी हो गया था और उसने अपने सिर पर एक हैट पहनी हुई थी। जब वो ओ लेवल एग्जाम देने जा रहा था तो मिस्टर जैक्सन ने उसको उसकी हैट रिमूव करने के लिए कहा, बट उसने एक सॉलिड सा रीजन दिया कि जब भी उसकी हैट उसके साथ होती है उसका लक भी उसका साथ देता है। सो वो चाहता था कि मिस्टर जैक्सन उसकी हैट ना उतरवाएं, बट रियलिटी में इवांस क्या कर रहा था? इवांस उस हैट के अंडर जेल से भागने की प्लानिंग कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज कार्टर? व्हाट डिड द गवर्नर आस्क हिम टू डू? मिस्टर कार्टर कौन थे और गवर्नर ने उनको कौन सी ड्यूटी असाइन की थी? सो कार्टर वाज डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट, जेल के डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट थे और जब इवांस वहां से भाग गया था तो गवर्नर ने कार्टर को इवांस को ढूंढ के लाने के लिए कहा था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस केम इन 2012 एंड 2014। इन्विजिलेशन ड्यूटी पर आए थे मिस्टर मैक्लेरी, तो वो अपने साथ कौन कौन सा जरूरी सामान लाए थे? मिस्टर मैक्लेरी इन्विजिलेशन ड्यूटी पर लेके आए थे एक स्मॉल ब्राउन सूटकेस और उसमें वो सारा सामान था जो कि एक इन्विजिलेटर को एक पेपर करवाने के लिए जरूरी चाहिए होता है। सो इसमें था एक सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवेलप, अ येलो इन्विजिलेशन फॉर्म एंड थर्ड इज अ स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, फोर्थ इज अ पेपर, फिफ्थ इज अ नाइफ, sixth is a Bible and a copy of the church times. So these are the things which are in the brown suitcase. Next is question number 10. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया है कि ब्राउन सूटकेस में वो कौन कौन सा सामान एग्जामिनेशन के लिए लाए थे, वो सब हमने बता दिया, लेकिन उसके अलावा मिस्टर मैक्लेरी एक और ऑब्जेक्ट लेके आए थे जो कि एग्जामिनेशन के लिए जरूरी नहीं था। सो द क्वेश्चन इज,
McCleary's suitcase played the most significant role in Ivan's escape and how? McCleary के सूटकेस ने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जिससे कि इवांस जेल से भाग गया। So सूटकेस में ऐसा क्या था? सूटकेस में एक स्मॉल सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग था। वो कैसा होता है? एक ऐसी छोटी सी ट्यूब होती है जिसको बैठने के लिए यूज किया जाता है। मैक्लेरी ने जैक्सन को बताया था कि उसे पाइल्स की प्रॉब्लम है और इसलिए वो ढंग से बैठ नहीं पाता, तो वो इस रिंग को ले आया। बट रियलिटी में इस रिंग के अंदर क्या था? इस रिंग के अंदर था पिग का ब्लड जिसे स्टोर किया गया था इवांस की हेल्प के लिए। और इवांस ने उसे कैसे यूज किया? इवांस ने उसे अपने सिर पे डाल लिया और ये शो किया कि उसके सिर में चोट लगी हुई है, किस टाइम जब उसने मिस्टर मैक्लेरी का भेष बदला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट उन्होंने गवर्नर को इवांस के बारे में क्या बताया? सो आंसर इज डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कौन थे? वो थे मिस्टर कार्टर। उन्होंने गवर्नर को इन्फॉर्म किया कि मैक्लेरी की हेल्प से उन्होंने इवांस को एल्सफील्ड जाते हुए देख लिया है और जिस कार में वो जा रहे हैं उस कार को नंबर भी नोट कर लिया है और उस कार का वो पीछा भी कर रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह वो रास्ते में उसे खो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दिस केम इन 2008। सो क्वेश्चन इज, आपको क्या लगता है किसने किसको बेवकूफ बनाया, इवांस या गवर्नर? कौन ज्यादा समझदार निकला? सो आंसर इज इट इज सर्टेनली इवांस जिसने गवर्नर को धोखा दिया। कैसे? क्योंकि जो इवांस है उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है और उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से उसने बहुत अच्छा प्लान बनाया था। सबसे पहले तो उसने बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से जेल से भागने का प्लान किया। इसके बाद जब वो गोल्डन लाइन में था वहां पर भी एक बहुत ड्रामेटिक एस्केप था। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स कि इवांस ने गवर्नर को बेवकूफ बनाया। लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, गोल्डन लाइन में जब गवर्नर ने इवांस को पकड़ लिया था उसके बाद भी वो वहां से उसको सेफली जेल नहीं ला पाया, इवांस फिर से भाग गया। तो गवर्नर को और क्या करना चाहिए था? कौन सी सिक्योरिटी लगानी चाहिए थी ताकि इवांस वहां से नहीं भागता? सो यहाँ पर हमें हमारे सजेशन देने हैं। दिस क्वेश्चन केम इन 2015। आंसर इज इवांस जेल से भागने में बहुत ही माहिर था और वो किसी को भी 2 मिनट में बेवकूफ बना सकता था। तो इवांस को पकड़ने के लिए गवर्नर को फुल फोर्स के साथ जाना चाहिए था और विद ऑल अरेंजमेंट्स, जबकि गवर्नर ने ऐसा नहीं किया। और गवर्नर को इवांस को जेल पहुंचाने के लिए खुद उसके साथ जाना चाहिए था, जबकि उसने वो ड्यूटी दूसरे प्रिजन ऑफिसर को दे दी जो कि एक फेक ऑफिसर था और गवर्नर उसको जानता भी नहीं था। इसी चीज का इवांस ने फायदा उठाया। वो जो प्रिजन ऑफिसर था वो आखिरकार इवांस का ही फ्रेंड था और फिर से जो इवांस है वो गवर्नर के हाथों से निकलकर वहां से फिर से भाग गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। दिस इज द एंड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप you will get very good marks. Good luck for your exams. Subscribe the channel and press the like button. Thank you. Bye bye.